वेलकम टू speedearning.com। हमारे अपने एक फैन से हमको रिक्वेस्ट आई कि हम लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे किस तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान और अप्रोच होना चाहिए इस पे बातचीत करें। तो आज हम उसी बात पे एक डिटेल लेक्चर लेके आपके सामने आए हैं। डिटेल प्रेजेंटेशन है, इसको ध्यान से सुने और आप लोग इसमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, एक्चुअली पैसा जो हम बात करते हैं हमेशा से कि इंसान के दिमाग का एक आइडिया है। अगर इसको आप सही तरीके से जानते हैं तो सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, आप इसके मालिक हो सकते हैं। अगर आप इसको सही तरीके से नहीं जानते हैं तो पैसा आपका मालिक बन जाएगा। और 90% लोगों के साथ यही बात हो रही है कि पैसा उनकी ज़िंदगी का मालिक बन चुका है। तो पैसा आप सोचते हैं कि 12 घंटे काम कर रहा हूँ, ज़्यादा कमाना है, 15 घंटे कर लूँगा और ज़्यादा कमाना है, 20 घंटे कर लूँगा और मैं अमीर हो जाऊँगा। तो आप गलत सोच रहे हैं। आप 24 घंटे भी काम करें तो आप पैसे को उस गति से नहीं बढ़ा सकते। पैसे को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है पैसे को सही ज़मीन में बो देना, पैसों की खेती करना, मतलब सही जगह इन्वेस्ट करना। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग एसेट क्लासेस होती है, जिसके बारे में हम पहले किसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। आपके पास इक्विटी मार्केट है या इससे जुड़ी चीज़ें हैं, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स। उसके अलावा एफडी है जो हमेशा से बरसों से ज़्यादा पॉपुलर रहा है। रियल एस्टेट है, ज़मीन, फिर सोना चांदी है और इंश्योरेंस है, ठीक है। और प्रोविडेंट फंड जैसी चीज़ें हैं जो टैक्स की वजह से लोगों को ज़्यादा आकर्षित करती हैं। तो कुछ बातें हम लोग पहले जान लें कि एक चीज़ होती है फिनांस में 110 का नियम, 110 का रूल। 110 के रूल में ये कहा जाता है कि आप अपनी एज को 110 में से घटाइए और जितना परसेंट बचता है उतना परसेंट आप इक्विटी में लगा सकते हैं। तो कोई 20 साल का बच्चा है, अगर वो 110 में से अपनी एज घटाएगा तो 90 बच के आएगा। तो आप अपना 90% पैसा मार्केट में लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी उम्र ऐसी है कि आपके पास इंतज़ार को बहुत समय है। तो अगर यहाँ 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की मंदी भी आ गई और उसके बाद भी तेज़ी आएगी तो आप अच्छा खासा पैसा बना लेंगे। अगर आपकी एज 50 साल है तो 110 में से आपने 50 को घटाया तो बचता है 60। आप सिर्फ अपना 60% पैसा इक्विटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास उतना ज़्यादा समय नहीं बचा। अगर कोई 70 साल का व्यक्ति है तो 110 के रूल के हिसाब से 70 को घटाएंगे तो सिर्फ 40% पैसा ही इक्विटी ओरिएंटेड लगा सकते हैं। इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इन्फ्लेशन को बिजनेस ही बीट कर सकता है। दूसरी चीज़ होती है रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 में आपने रेट ऑफ रिटर्न का भाग दे दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कितने सालों में आपका पैसा डबल होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। जैसे 72 में मैंने 12 का से डिवाइड किया तो 6 आया। तो जब 12% का रेट हुआ करता था एफडी में, तब 6 साल में पैसा डबल हो जाया करता था। फिर 8 से मैं अगर डिवाइड करता हूँ या 9 से डिवाइड करता हूँ तो 9 से डिवाइड किया तो क्या आता है 8 ईयर्स में पैसा डबल हो रहा है। और बाद में आप अगर 6 से डिवाइड करेंगे 72 को तो 12 साल लग जाएंगे पैसा डबल होने में। तो किसी भी अच्छी इकोनॉमी में इंटरेस्ट का रेट कम होता चला जाएगा और लोग ज़्यादा पैसा बिजनेस में लगाएंगे, बेटर ऑप्शन पे जाएंगे। तो आप डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में देखते हैं लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करती बैंक्स, बल्कि उनका पैसा संभालने का भी चार्जेस वसूल करती है। तो वही आगे हमारी इकोनॉमी का भविष्य रहेगा। तो हमको अलग अलग जो एसेट क्लासेस हैं उनके बारे में जानना और आगे के हिसाब से सही प्लानिंग करके चलना बहुत ज़रूरी रहेगा। और आप ये मत सोचिए कि इतना सारा सरदर्द करके हम क्या करेंगे। मुश्किल से चीज़ों को समझने में आपको अपने दिन का 15 मिनट एक्स्ट्रा लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आप और लगा सकते हो, लेकिन इससे आने वाले बाद के 20 सालों में आप आज़ाद होकर जी पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें, अगर अभी कुछ बो दिया, मतलब टाइम भी इन्वेस्ट कर दिया, तो आगे ये जो 20 मिनट 25 मिनट आप इन्वेस्ट करते हैं और अलग से माथा पच्ची करते हैं, मान लेता हूँ, उससे आपकी सालों की टेंशन बच सकती है। करके देखने में क्या जाता है, ठीक है। बात करते हैं हम सबसे पहले 15 साल का बच्चा है, अभी पढ़ रहा है, वो क्या करे। वो पैसा नहीं कमा रहा है, पिताजी से खर्च लेता है,
समझो किसी दूसरे शहर में जाके रह रहा है तो 5,000 रुपये महीना या 8,000 रुपये महीना उसका खर्च हो रहा है। तो हमने आपको बताया है कि 8,000 रुपये महीना खर्च कर रहा है तो वो आदमी 800 से 1,000 रुपया अपना वेस्टेज बचा सकता है। अगर उसको इस बात का पता हो कि ये 800 या 1,000 रुपये के बीच से करोड़ों रुपए खड़े किए जा सकते हैं, वो चीज़ उसको मोटिवेट करेगी। तो मोटिवेशन के लिए भी मैं बात करूँगा कि किसको किस एज में क्या मोटिवेट करेगा, उस हिसाब से विजुअलाइज करके वो अपना काम शुरू कर दे। तो सबसे पहले मैं कहूँगा 15 साल के बच्चे का एक टर्म इंश्योरेंस होना बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी कम एज में इंश्योरेंस लेते हैं उतना ही कम रेट्स में आपको इंश्योरेंस पड़ता है। आई एम टॉकिंग अबाउट टर्म इंश्योरेंस, जिसकी प्रीमियम बहुत कम होती है। मतलब साल के, मुझे लगता है 15 साल का बच्चा है तो 1,500-2,000 रुपये में भी 50 लाख या 1 करोड़ का इंश्योरेंस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में हाँ उनकी गार्डियन के डिटेल्स लगेंगे और देखना पड़ेगा। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज माइनर्स को दे रही हैं, कुछ माइनर्स को नहीं दे रही है, तो मैंने एक जनरलाइज अप्रोच बता दिया है। उसके बाद में SIP में पैसा लगाना शुरू करें, ज़्यादा पैसा नहीं है तो कुछ ऐसी AMCs है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनीज, जिन्होंने 100 रुपये और 500 रुपये महीने की SIP भी शुरू की है। तो उसमें एक रिलायंस है, फ्रैंकलिन भी हो सकता है। तो ऐसी SIP आप शुरू कर दीजिए, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इससे जो पैसा बनेगा या तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू SIP करो, या फिर मैं कहूँगा इसी उम्र से अगर आपने इक्विटी में SIP शुरू की तो पैसा तो बनेगा, साथ में आपको पूरी समझ आएगी मार्केट की। मतलब अगर म्यूचुअल फंड 5,000 का 10,000 बना सकता है, और अगर आप इन्वॉल्व हो कि गलतियां करके 5,000 का सिर्फ 7,000 बना सकते हो, तब भी मैं कहूँगा 5,000 का 7,000 बेटर है। क्यों? क्योंकि इसमें से पैसा नहीं बना है, आपकी समझ बनी है, आपने एक स्किल को डेवलप करना शुरू किया है। धीरे धीरे आप एक दूसरी कैटेगरी के इंसान हो जाएंगे। तो वॉरेन बफे ने 11 साल की उम्र में अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया था, और आज वो दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर आदमी है, और ये कहते हैं कि मैं कितना लेट हो गया। तो 15 साल का बच्चा कभी ये नहीं सोचे कि मेरी ये करने की उम्र नहीं है। और मैं हमेशा पेरेंट्स को पहले भी कह चुका हूँ कि पैसा और लड़की, इन चीज़ों से 25 साल तक हम एक बच्चे को दूर रखते हैं, और 26वें साल में उससे कहते हैं कि लाओ पैसा और ये लो लड़की, शादी कर लो। वो आदमी 5 साल तक उलझा रहता है। तो आप इस तरह की परेशानी में मत डालो, अगर आप फ्यूचर में उन चीज़ों से दूर नहीं रखना चाहते तो। इसके बाद उसके लिए मोटिवेशन क्या होगा? मोटिवेशन होगा या तो हायर एजुकेशन या बेटर लाइफस्टाइल, किसी बंदी को इम्प्रेस करने के लिए। भाई एक 15 साल का लड़का किन टर्म्स में सोचेगा? वो कैसे भी मोटिवेट हो, उसके अंदर वो आग लगनी चाहिए कि वो कुछ करने के लिए उठ खड़ा हो और करना शुरू कर दे। ठीक है, तो आप आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो अगर उसको ऐसा लगा कि उसने 500 रुपया लगाया, साल भर का 6,000 इकट्ठा हुआ और अभी 10,000 दिख रहा है, 11,000 दिख रहा है, तो ये मोटिवेशन उसको एक रास्ते पे डाल देगा। और चूँकि उसको मालूम पड़ गया कि 1,000 रुपया महीना भी मायने रखता है, 500 रुपया महीना भी मायने रखता है, तो या तो वो एक पार्ट टाइम जॉब करेगा या वो एक ट्यूशन लेना शुरू कर देगा। और ये उसकी ज़िंदगी में डबल बेनिफिट वाली बात होगी कि वो एक्सपीरियंस भी कमा रहा है, पैसा भी कमा रहा है, और एक सपने को लेके जी रहा है, जो कि सबसे बड़ी दौलत है एक इंसान के लिए। फिर बात आती है 25 साल का लड़का। अब वो जॉब ज्वाइन कर चुका है, शादी आगे 2-3 सालों में होने वाली है, तो इंश्योरेंस का टर्म प्लान अगर उसने अभी नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। उसके बाद इक्विटी की SIP, एक SIP पैरेलल शुरू करे म्यूचुअल फंड की, और एक SIP इक्विटी की। और ये चीज़ साल 2 साल तक जब साथ साथ चलेगी तो मालूम पड़ेगा हमको कि इक्विटी में क्या करके हमने उसके रिटर्न को थोड़ा कम कर दिया, और म्यूचुअल फंड में क्या हम नहीं कर पाए जिसकी वजह से रिटर्न थोड़ा बेटर आ रहा है। तो वो डिसिप्लिन की समझ के लिए शुरू में म्यूचुअल फंड की SIP आपको मदद कर देगी। और इस बंदे का मोटिवेशन क्या रहेगा? मोटिवेशन रहेगा हनीमून की तैयारी। विद उनको सेशल्स में जाना है या किसी सिंगापुर जाना है, कहीं अच्छी जगह जाके 2-4 लाख रुपए का हनीमून करना है, तो ठीक है 2-3 साल कर लेते हैं। या फिर अकेले बैकपैकर्स होकर वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, या फिर सबसे ज़्यादा बजिंग वर्ड है एक स्टार्टअप। एक स्टार्टअप के लिए उनको 5-7 लाख 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, फिर वो अपने सपनों का बिजनेस करेंगे।
तो इस मोटिवेशन को विजुअलाइज करो और फिर अपना जितना भी एक्स्ट्रा वैगेंस है उसको बचाने की कोशिश करो। बचाना मतलब मैं कहूँगा कि कोई भी इच्छा को मारने की ज़रूरत नहीं होती पैसा बचाने के लिए। यू जस्ट नीड टू बी स्मार्ट एंड अवेयर। आप अवेयर हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं बचाऊँ, तो वही चीज़ आपको 20% 30% लेस कॉस्ट में अवेलेबल हो जाती है और दोनों काम हो जाते हैं। आज भी सेटल है, कल का सेटलमेंट भी बना हुआ है, ठीक है। और बंदी आ जाएगी लाइफ में तो एक गोल भी आ जाएगा सामने, गोल के साथ काम करेंगे, पैसा बनेगा, वो एक चीज़ है। और दूसरा गोल्ड आएगा लाइफ में, तो थोड़ा गोल्ड के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो गोल्ड या एफडी के लिए फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मतलब आप अपना 75 to 80% पैसा तो मार्केट में डाल ही सकते हैं, लेकिन पैसे को हायर लेवल्स पे पार्क करके रखना है। तो एफडी में, गोल्ड में पैसा लगा के रखिए। और मैं ये कहूँगा कि इस उम्र के बंदे को जनरली अभी ऐसा देखा जा रहा है कि शादी के पहले या शादी के ठीक बाद आदमी मकान या प्रॉपर्टी के लिए निकल पड़ता है। तो ये वक्त है पैसा बनाने का, और पैसा बनाने के लिए आपको हायर एजुकेशन या नए बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। तो अगर उसको रियल एस्टेट में आप फंसा देंगे तो पैसा तो बढ़ेगा, लेकिन आप में उससे ज़्यादा तेज़ी से पैसा बढ़ाने का पोटेंशियल है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपको उस पैसे का ज़्यादा डायनेमिक इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर आता है 40 इयर्स का एज। 40 इयर्स के एज में अब थोड़ा सेटलमेंट की बात होने लगती, थोड़ा पैसा आप इकट्ठा कर चुके हैं और जितने भी आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसका इस्तेमाल कर लिया। अब वो उछल कूद थोड़ी कम हो चुकी है। अब यू आर फोकसिंग मोर ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं और थोड़ा गोल्ड में स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट है, मकान में इन्वेस्टमेंट कर दिया है जिससे आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, और अलग अलग तरह का प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है, प्लॉट है या फ्लैट है या दूसरी बातें हैं। तो फ्लैट अगर है तो रेंटल इनकम शुरू हो सकती है या फिर आपका अपना रेंट बच सकता है। प्लॉट है तो उसका अप्रिशिएशन ज़्यादा होगा। तो मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता कि अगर प्लॉट का अप्रिशिएशन ज़्यादा है तो कोई इंसान अपनी चॉइस के अलग अलग फ्लैट्स में रेंट पे रहे और एक प्लॉट खरीद के रखा है जिसका ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता हो तो उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। और इक्विटी की कुछ प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर चुके हैं, तो 40 की उम्र तक ऐसा होगा कि 2-3 तेज़ी आपने देख ली और उसका प्रॉफिट बुकिंग करके अब आपके अंदर एक अलग तरह का हौसला आ चुका है और नीचे के लेवल पे आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट चल रहा है और आपको ये समझ भी आ चुकी है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पे थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कैसे करें। एसटीपी आपकी बनी रहेगी, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। और यहाँ से मैं कहूँगा कि अब हेल्थ इंश्योरेंस पे ध्यान दे लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैंने 25 की उम्र में बात इसलिए नहीं की कि जहाँ हेल्थ एक क्रूशल पॉइंट बन जाता है वहाँ से आप इस चीज़ को शुरू करें, ये भी चल सकता है, तब आपकी हायर प्रीमियम्स लगेगी। लेकिन शुरुआत में पैसे की कमी होती है, उस वक्त आपको पैसा दूसरी जगह लगाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हेल्थ की बात, हेल्थ इंश्योरेंस की बात मैंने अब यहाँ आके की है, ठीक है। तो इसमें आपका जो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट रहेगा 60 to 70% रहेगा और इक्विटी और एसटीपी इसके बीच में आप एक बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन करके रखेंगे और एफडी, गोल्ड, हेल्थ और इंश्योरेंस, इन चीज़ों पे आप ध्यान देंगे। इंश्योरेंस में टर्म प्लान जो पहले से चला आ रहा है, अब 55 इयर्स की एज आती है तो यहाँ क्या चीज़ हो जाएगी कि आपके पास रिटायरमेंट के फंड आने वाले हैं, आपके एफडी में बड़े अमाउंट रहेंगे, तो एसटीपी आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप इस तरह के डेट फंड में पैसा लगा सकते हैं जहाँ पैसा सेफ है। और फिर मार्केट में जब डिप्स आते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए, जब अनुभव हो चुका है आपको और आपकी कैपेबिलिटी भी अच्छी है, 5 लाख रुपए आप सरप्लस अलग से रख सकते हैं। वो मौका आया तो डिप में 50,000 रुपये का माल खरीद लिया, 3 महीने बाद बेचा, 70-75 हज़ार में बिक गया, 65 में बिक गया, तो साल भर में आप एक अच्छा खासा
अपने अमाउंट को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए पहले 50,000 लगाया, और नहीं पाया तो 50-60,000 और लगा दिए, 1 लाख रुपये, 25,000 रुपया, ऐसा साल में 2 बार कर लिया तो 50-60,000 रुपया साल का एक्स्ट्रा शॉर्ट टर्म से निकाल के ला पा रहे हैं। और बाकी लॉन्ग टर्म में आपका जो पोर्टफोलियो चल रहा है वो तो अपना काम अपने आप कर ही रहा है। जब जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़े या फिर ऐसे पिक्स आते हैं मार्केट में, तब आप अपना एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहें। अब तक तो आप जान चुके हैं कि पोर्टफोलियो को पूरी तरह खाली करना नहीं है। पोर्टफोलियो को सिर्फ शुरू के 5 सालों में आपको बड़ा करना होता है, ज़िंदा रखना होता है। उसके बाद वो अपना ख्याल खुद रख लेता है और आपका और आपके परिवार का भी ज़िंदगी भर ख्याल रखने की ताकत उसमें आ जाती है। तो मैंने पहले भी कहा है कि आप एक बच्चा अपना पालते हैं तो दूसरा बच्चा एक पोर्टफोलियो है, उसको भी अगर 2,000 रुपये महीने या 3,000 रुपये महीने में एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो 3,000 रुपये महीने में आप पोर्टफोलियो को पाल लीजिए, इसको जवान कर लीजिए। अगर पोर्टफोलियो जवान हो गया तो उस बच्चे का तो वैसे ही मामला सेट है। तो ध्यान रखिए, ये अब बात हो रही है आपका ज़्यादा पैसा कम रिस्क वाली जगह पे रहेगा, इक्विटी में थोड़ा पैसा आप लेस कर देंगे और 70 ईयर्स में अब आपका चौथा दौर आ जाता है ना। तो एक्चुअली हम अगर हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से चलें तो स्टूडेंट पीरियड है ना, पहला शिक्षा का मामला है, दूसरा गृहस्थ आश्रम है, तीसरा वानप्रस्थ है और चौथा संन्यास है। तो संन्यास वाली चीज़ में मैं कहूँगा कि प्रॉफिट एनकेश करने लगें आप, हेल्थ का आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो उन पे आपका फोकस रहेगा। अब अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कीजिए। और अभी हो सकता है कि ये आपके हाथ पैर कम चलते हैं, आप उस तरह की चीज़ें नहीं कर पाते, लेकिन आपके पास तजुर्बा काफ़ी है तो दुनिया के साथ आप शेयर कर सकते हैं। लाइफ इज़ नॉट अबाउट द सर्वाइवल ओनली, कि हमारा किसी तरह काम चल जाए। लाइफ बहुत कुछ करने के लिए है और उस उम्र में ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपका नॉन कंपल्सरी अप्रोच रहेगा, नॉन कंपल्सिव अप्रोच रहेगा मॉनिटरी, कि आपको पैसा मजबूरी की वजह से नहीं कमाना पड़ रहा। हाँ, अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसमें कोई पैसा मिल रहा है तो आपको बुरा भी नहीं लग रहा। तो अपनी औलादों के लिए लोग पैसा बचा के रख लेते हैं। तो ये कैसी घटना है कि टिफ़िन बनवाया, उसके लिए पे किया, उसको लेके घूमते रहे और आखिर में जब टिफ़िन खोलना भी भूल गए, शाम को डस्टबिन में वो टिफ़िन फेंकना पड़ा। तो इस तरह की ज़िंदगी मत जीना कि आपने सब कुछ अरेंज किया और उसको कभी उसका उपभोग नहीं किया, उसको एंजॉय नहीं किया। तो आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ के चले जाना चाहते हैं, वो उसके काम नहीं आएगा, क्योंकि आप जो परंपरा दे के जाएंगे वही मायने रखेगी। तो आप बच्चों को सचमुच कुछ देना चाहते हैं तो जीने का सही अंदाज जी के दिखा दीजिए। तो आखिरी दौर में जब 70-75 की एज है, आप बिल्कुल फूल की तरह खिल सकते हैं और सब्जी लाने, पेपर पढ़ने के लिए वो तजुर्बा, वो उम्र नहीं है। आपकी कीमत को आंका नहीं जा सकता, वो अनमोल है। तो जो कुछ भी आपने हासिल किया है उसको आगे आने वाली जनरेशन तक पहुंचाना, उसकी ज़रूरत भी है और उसका अपना एक आनंद भी है। तो इस तरीके से अलग अलग उम्र के पड़ाव में आप अपना एक आउटलाइन सामने रखें और अपना काम करते रहें। पैसा आपका गुलाम बन के आपके साथ बना रहेगा, हमेशा हमेशा आपके साथ और आपके आने वाली जनरेशन्स के साथ। बस एक बार एक सही परंपरा की शुरुआत कीजिए, लक्ष्मी आपके घर के कोने कोने में बस जाएगी। थैंक यू, बाय।